नमस्कार दोस्तों। तो जैसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च है क्या। फाउंडेड बाय नेट एंडरसन CFA CAAI, हिंडनबर्ग रिसर्च स्पेशलाइजेस इन फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च. Our experience in the investment management industry spans decades with a historical focus on equity, credit and derivatives analysis. While we use fundamental analysis to aid our investment decision making, we believe the most impactful research results from uncovering hard to find information from atypical sources. In particular, we often look for situations where companies may have any combination of accounting irregularities, bad factors in management or key service provider roles, undisclosed related party transactions, illegal unethical business or financial reporting practices, undisclosed regulatory product और फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है, तो ऑब्वियसली यूएस का कंपनी है, रिसर्च कंपनी है, लेकिन उनका जो मेन फोकस आपको दिख रहा है वो फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च पे है। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी में उनको ऐसा लगता है कि झोल झपाटा हो रहा है, उसके ऊपर ये बहुत बारीक नज़र रखते हैं। तो इन्होंने 2 साल अडानी के ग्रुप पे नज़र रखी है और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक रिपोर्ट लाई है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये 24 जनवरी 2023 को ये रिपोर्ट बाहर आई, उसके बाद स्टॉक्स का गिरना शुरू हुआ है। तो पढ़ते हैं क्या है वो। Today we reveal the findings of our 2-year investigation presenting evidence that the INR 17.8 trillion company, Indian conglomerate Adani Group, has engaged in a brazen stock manipulation and accounting fraud scheme over the course of decades. तो उन्होंने ये नहीं बोला है कि अभी शुरू किया है, ओवर द कोर्स ऑफ डिकेड्स, मतलब दशकों से अडानी ग्रुप जो है वो अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है और अकाउंटिंग में फर्जीपना कर रहा है या फ्रॉड कर रहा है। गौतम अडानी, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ द अडानी ग्रुप, हैज़ amassed a net worth of roughly $120 billion, adding over $100 billion in the past 3 years, largely through stock price appreciation in the group's 7 key listed companies, which have spiked an average of 8-19% इन दैट पीरियड। तो क्लियरली 3 साल में अडानी सेकेंड रिचेस्ट, थर्ड रिचेस्ट जो भी बना है वो उसके 7 जो लिस्टेड कंपनीज है उसके स्टॉक प्राइजेस के बदौलत बना है, क्योंकि उनका मार्केट कैप जो है वो काफ़ी बढ़ चुका है। 819% का एवरेज रिटर्न अडानी के स्टॉक्स ने दिया है। तो जो 120 करोड़ का जो वर्थ है अडानी का, उसमें से 100 बिलियन जो डॉलर्स है वो तो लास्ट 3 साल में ऐड हो चुके हैं। तो इतना ज़बरदस्त फास्ट जो ग्रोथ है वो अडानी के पैसे में हुआ है, उसका पीछे है स्टॉक मार्केट का मैनिपुलेशन। आवर रिसर्च इन्वॉल्व्ड स्पीकिंग विद डजन्स ऑफ इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग फॉर्मर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ द अडानी ग्रुप, रिव्यूइंग थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कंडक्टिंग डिलीजेंस साइट विजिट्स इन ऑलमोस्ट हाफ अ डजन कंट्रीज। तो जितने भी कंट्रीज़ में अडानी का प्रेजेंस है वहाँ के जो साइट्स है वहाँ पे उन्होंने विजिट किया है, उन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने स्टडी किया है अडानी के, और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स के साथ उन्होंने जो कंपनी में है या कंपनी से लेफ्ट हो चुके हैं ऐसे लोगों से बात किया है। उसके बाद इन्होंने ये रिपोर्ट बनाया है। Even if you ignore the findings of our investigation and take the financials of Adani Group at face value, its 7 key listed companies have 85% downside purely on a fundamental basis, owing to sky high valuations. Okay, तो उन्होंने ये बोला है कि चलो हमने जो भी पढ़ाई की है, हमने जो भी इसमें रिसर्च किया है, हमने जो भी फाइंड आउट किया है उसको आप भूल जाओ। अगर आप जो मार्केट में अवेलेबल उसका जो डेटा है उसके फेस वैल्यू पे भी जाओ, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो फंडामेंटल बेसिस पे उसका जो वैल्यूएशन है वो 85% यहाँ पे एक्चुअली डाउन साइड में रहना चाहिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन यहाँ पे जाकर बैठी है, स्काई हाई वैल्यूएशन पे ये जाकर बैठी है कंपनीज।
Key listed Adani companies have also taken on substantial debt, including pledging shares of their inflated stocks for loans, putting the entire group on precarious financial footing. Five of seven key listed companies have reported current ratios below 1, indicating near term liquidity pressure. तो जो करंट रेशो होता है वो 1 से नीचे है, इसका मतलब यहाँ पे जो लिक्विडिटी का प्रेशर यहाँ पे है कंपनी में, वो भी 7 में से 5 लिस्टेड कंपनी ऐसा दिखा रही है कि इनका जो डेट है वो काफ़ी बढ़ चुका है, और ये जो डेट है वो उन्होंने जो अपने शेयर्स है जो इन्फ्लेटेड है उनको उन्होंने प्लेज करके रखा है, राइट। तो मतलब यहाँ पे बैंक्स या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनका भी उनको सपोर्ट मिला है, उनका जो प्लेजिंग है उसके ऊपर उन्होंने डेट दिया है, और उस हिसाब से ये सब चल रहा है। द ग्रुप्स वेरी टॉप रैंक्स एंड कहाँ पे गए, ओके, 8 of 22 की लीडर्स आर अडानी फैमिली मेंबर्स। तो जो 22 की लीडर्स है उसमें से 8 तो अडानी के घर के लोग हैं। अ डायनामिक दैट प्लेसेस कंट्रोल ऑफ द ग्रुप्स फाइनेंशियल एंड की डिसीजंस इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू। तो ये क्या है कि ये कॉन्ग्लोमरेट तो दिखाई देता है बाहर से, लेकिन बताया जा रहा है कि ये एक फैमिली बिजनेस जैसा है जहाँ पे 8 लोगों के हाथ में मैक्सिमम पावर है। A former executive described the Adani Group as a family business। तो ये जो अडानी में जो काम करते थे फॉर्मल एग्जीक्यूटिव, उन्होंने भी बोला है कि भाई ये तो फैमिली बिजनेस ही है। The Adani Group has previously been the focus of 4 major government fraud investigations which have alleged money laundering, theft of taxpayers' funds and corruption, totaling an estimated $17 billion। तो इतना 17 बिलियन डॉलर का उनके ऊपर पहले भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन किया है इंडिया के। उसमें क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का एलिगेशन था, टैक्स पेयर का टैक्स उन्होंने पे नहीं किया है, और करप्शन किया है। ये सारा चीज़ उनके ऊपर पहले भी इन्वेस्टिगेशन हो चुका है। अडानी फैमिली मेंबर्स allegedly क्या है, cooperated to create offshore shell entities in tax haven jurisdictions like Mauritius, the UAE, the Caribbean islands, generating forged import-export documentation in an apparent effort to generate fake or illegitimate turnover and to siphon money from the listed companies। तो ये क्या किया है इन्होंने कि ऐसे जगह पे जिसको टैक्स हेवन बना कहा जाता है, मतलब यहाँ जहाँ पे टैक्स काफ़ी कम होता है या तो टैक्स बिल्कुल नहीं होता, नेग्लिजिबल जिसको हम लोग कहेंगे, ऐसे जो कंट्रीज़ है जैसे मॉरिशस है, यूएई, कैरेबियन आइलैंड्स है, ऐसे जगहों पे उन्होंने अपनी कंपनीज़ को उन्होंने दिखाया है, वहाँ पे ऑफशोर शेल एंटिटीज़ को रजिस्टर किया है और वहाँ पे फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंटेशन बनाए हैं, और उसके थ्रू उन्होंने टर्नओवर बढ़ाने के लिए मनी जो लिस्टेड कंपनी है उसमें से पैसा निकालने का काम किया है, ताकि वहाँ पे दिखाए कि हमने टर्नओवर यहाँ पे काफ़ी बढ़ाया है इन कंपनीज़ का, और उसके ऊपर वो लोग टैक्स नहीं भर रहे। तो इस तरीके से वो लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। गौतम अडानी's younger brother Rajesh Adani was accused by the Directorate of Revenue Intelligence of playing a central role in a diamond trading import-export scheme around 2004-05। तो जो राजेश अडानी है ये तो इसके ऊपर तो पहले भी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा एक डायमंड ट्रेडिंग का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्कीम चलाने का 2004-05 में एक पहले ही केस है, जहाँ पे द स्कीम इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ ऑफशोर शेल एंटिटीज टू जनरेट आर्टिफिशियल टर्नओवर। तो आर्टिफिशियली टर्नओवर दिखाने का उसमें काम किया गया था। राजेश वॉज अरेस्टेड एटलीस्ट ट्वाइस ओवर सेपरेट एलिगेशंस बाय ऑफ फॉर्जरी एंड टैक्स फ्रॉड। तो फॉर्जरी टैक्स फ्रॉड में उसको 2 बार अरेस्ट भी कर चुके हैं। ही वॉज सब्सिक्वेंटली प्रमोटेड टू सर्व एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द अडानी ग्रुप। तो वो बाद में अडानी ग्रुप का एमडी भी बन गया। तो जिसके ऊपर अडानी ग्रुप का दारोमदार है। देखो, हम लोग हमेशा फंडामेंटल एनालिसिस की जब बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग
सबसे पहले क्या देखते हैं कि मैनेजमेंट कितना साफ सुथरा है, जो कॉरपोरेट गवर्नेंस कितना अच्छा है। तो यहाँ का तो कॉरपोरेट गवर्नेंस का यहाँ पे दूर दूर तक नाम नहीं है, और जो बड़े बड़े लेवल पे पहुँचे हैं उनके ऊपर ही फॉर्जरी एंड टैक्स थेफ्ट एंड बाकी का एलिगेशंस है। आगे बढ़ते हैं। गौतम अडानी's brother-in-law Samir Vora was accused by the DRI of being a ringleader of the same diamond trading scam and of repeatedly making false statements to regulators. He was subsequently promoted to executive director of the critical Adani Australia division. तो आपको पता है कि अडानी का जो ऑस्ट्रेलिया का जो डिवीज़न है उसमें एक बार पहले भी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, जिसके बाद अडानी के शेयर्स काफ़ी नीचे भी आए थे। तो उसका जो मेन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है गौतम अडानी का साला ब्रदर इन लॉ समीर वोरा। तो उसके ऊपर भी ये एक्यूजिशन है कि वो जो डायमंड का जो इन्होंने स्कैम किया था 2004-05 में, उसमें ये भी इन्वॉल्व था। Gautam Adani's elder brother Vinod Adani has been described by media as an elusive figure. He has regularly been found at the center of the government's investigation into Adani for his alleged role in managing a network of offshore entities used to facilitate fraud. तो जो ये लोग मॉरिशियस, कैरेबियन आइलैंड्स है या फिर यूएई है, दुबई, ऐसा जगह पे ये लोग जो कंपनीज बनाते हैं वहाँ पे बड़ा टर्नओवर दिखाने के लिए यहाँ से पैसा घुमाते हैं अडानी की लिस्टेड कंपनी से। तो ये सब जो करने का काम है, कहा जाता है कि उनका जो बड़ा भाई है अडानी का वो उसमें इन्वॉल्व है। आगे, अवर रिसर्च विच इंक्लूडेड डाउनलोडिंग एंड कैटलॉजिंग द एंटायर मॉरिशस corporate registry has uncovered that Vinod Adani through several close associates manages a vast labyrinth of offshore shell entities. तो विनोद अडानी है, ये उसके बारे में ये लोग ने पता भी लगाया है और वो लोग ये कंक्लूजन पे पहुँचे हैं कि मॉरिशस के जो बहुत सारे कंपनीज है अडानी के, वो सारी चीज़ें ये चलाता है। We have identified 38 Mauritius shell entities controlled by Vinod Adani और क्लोज एसोसिएट। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने जो परिवार के लोग हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एम्प्लॉयज़ है क्लोज जो एसोसिएट्स है उनके नाम पे भी ये लोग अलग अलग कंपनी रजिस्टर करके ये काम कर रहे हैं। तो ऐसे 38 कंपनीज तो मॉरिशस में ही पाई गई है जिसको विनोद अडानी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और अलग अलग नामों पे ये रजिस्टर्ड है। We have identified entities that are also surreptitiously controlled by Vinod Adani in Cyprus, the UAE, Singapore and several Caribbean island. तो यार ये तो सिर्फ मॉरिशस नहीं, तो ये तो साइप्रस में भी है, यूएई में भी है, सिंगापुर में भी है और बहुत सारे कैरेबियन आइलैंड में भी है। तो ये गौतम अडानी का जो दूसरा है भाई विनोद अडानी, ये सारा हैंडल करता है। Many of the Vinod Adani associates entities have no obvious signs of operations, including no reported employees, no independent addresses or phone numbers, and no meaningful online presence. Despite this, they have collectively moved billions of dollars into Indian Adani publicly listed and private entities, often without required disclosure of the related party nature of the deals. अच्छा, अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये समझ लो। देखो, सेबी का काम है ये कि ये देखना कि ब्लॉक डील्स कौन कर रहा है, कौन कितना पैसा लगा रहा है, और उनका जो बैकग्राउंड चेक है ये अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर तो कर नहीं सकते। तो हो रहा ये है कि जो कंपनीज़ है वो सारी फेक कंपनीज़ है, ना तो उनका कहीं पे ऑपरेशन चल रहा है, ना तो उनका कोई ऑनलाइन कुछ प्रेजेंस है, ना तो उनका कोई कस्टमर बेस है, कुछ भी नहीं है। ये लोग सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, पैसा घुमाने का काम कर रहे हैं, मनी रोलिंग कर रहे हैं, और वो अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स में करोड़ों के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो लोग यहाँ पे हेरा फेरी कर रहे हैं। तो ये इसका कहना है। आगे देखते हैं क्या है। ओके,
We have also uncovered rudimentary efforts seemingly designed to mask the nature of some of the shell entities. For example, 13 websites were created for Vinod Adani associated entities. Many were suspiciously formed on the same days, featuring only stock photos, naming no actual employees, and listing the same set of nonsensical services such as consumption abroad and commercial presence. तो ये जो चीज़ें हैं, अभी ये कैसे पता चलती है कि यार ये लोग ने वेबसाइट बनाई है, तो 13 वेबसाइट एक ही दिन ये लोग ने रजिस्टर की है, इतने सारे डोमेन्स खरीदे, वहाँ पे वेबसाइट भी जो बना है वो बहुत ही सिंपल सी बनाई है, जिसमें ना तो एम्प्लॉयज़ के नाम है ना तो और कोई डिटेल है, और जो कंपनीज़ के जो बिजनेसेस भी बताए गए हैं वो बहुत ही जेनरिक टाइप के कुछ नाम दे दिए गए हैं कि ये हम लोग का कमर्शियल प्रेजेंस है यहाँ पे, या कंजम्पशन अब्रॉड से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, तो नॉनसेंसिकल सर्विसेज का इन्होंने वहाँ पे नाम दिया है. द विनोद अडानी शेल्स seem to serve several functions, including 1. Stock parking, stock manipulation, and laundering money through Adani's private companies onto the listed company's balance sheet in order to maintain the appearance of financial health and solvency. तो ये वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो इंडिया की जो लिस्टेड कंपनीज है, ठीक है, तो यहाँ पे उसको वो लोग अच्छा फाइनेंशियल हेल्थ में है वो दिखाने के लिए, और दिखाने के लिए कि बाबा हमारा जो फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो इतना स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से आप हमको और लोन दे सकते हो, वो हम लोग और लोन यहाँ से उठाएंगे और बड़े बनेंगे. तो ये सब कैसे हो रहा है? तो ये सब उन्हीं एंटिटीज़ की वजह से हो रहा है जो बाहर के देशों में विनोद अडानी के द्वारा हैंडल की जा रही है, जहाँ से स्टॉक्स का मैनिपुलेशन चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग चल रही है. Publicly listed companies in India are subject to rules that require all promoter holdings known as insider holding in the US to be disclosed. Rules also require that listed companies have at least 25% of the float held by non-promoters in order to mitigate manipulation and insider trading. 4 of Adani's listed companies are on the brink of the delisted threshold due to high promoter ownership. तो यहाँ पे देखो क्या है कि 7 कंपनीज लिस्टेड है, उसमें से 4 जो कंपनीज है वो तो कभी भी डिलिस्ट हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रमोटर का ओनरशिप है वो काफ़ी हाई है. बोला ये जाता है कि प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि वो किसी भी तरीके इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब खुद ही खुद के कंपनी के शेयर्स को खरीदना बेचना और उसका प्राइस इन्फ्लेट करना, ये सारी चीज़ों में, इलीगल चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है कि अडानी के 4 कंपनीज में इस जो रूल को कंप्लीटली इग्नोर किया गया है. मेरे को समझ में नहीं आता कि सेबी क्या कर रही है, बाकी सब छोड़ो, सेबी क्या कर रही है. एनीवेज, आवर रिसर्च इंडिकेट्स दैट ऑफशोर शेल्स एंड फंड्स tied to the Adani Group comprise many of the largest public, that is non-promoter holders of Adani stock. An issue that would subject the Adani companies to delisting were Indian securities regulators SEBI's rules enforced. Okay, so offshore shells and fund tied to Adani Group comprise many of the largest public holders of Adani stock. An issue that would subject the Adani companies to delisting where Indian securities regulator, ये मेरे को समझ में नहीं आया, सो मैं आगे बढ़ता हूँ. Many of the supposed public funds exhibit flagrant irregularities such as being Mauritius or offshore based entities, often shells with beneficial ownership concealed via nominee directors and with little to no diversification, holding portfolios almost exclusively consisting of shares in Adani listed companies. Right to information request we filed with SEBI confirmed that the offshore funds are the subjects of an ongoing investigation more than a year and a half after concerns were initially raised by media and members of the parliament. अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सेबी को भी कांटेक्ट किया और सेबी ने ये बताया कि देखो हम लोग 1.5 साल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनका जो ऑफशोर जो कंपनीज है जो बाकी के देशों में लिस्ट ये लोग ने किया है, तो वहाँ से यहाँ पे जो फंड आ रहा है या फिर यहाँ से वहाँ जो फंड जा रहा है
वो सब क्या हो रहा है हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं। देखो सेबी का जो अगर विल पावर अच्छा होता या वो अगर इनमें मिली नहीं होती तो 1.5 साल इस चीज़ को नहीं लगता। हमने ये पहले भी केसेस में देखा है। अ फॉर्मर trader for Elara, an offshore fund with almost 3 billion in concentrated holding of Adani shares, including a fund that is 99% concentrated in shares of Adani, told us that it is obvious that Adani controls the shares. Okay, तो ये तो सीधी बात है कि अडानी शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट करता है। He explained that the funds are intentionally structured to conceal their ultimate beneficial ownership. तो जो मतलब जो अल्टीमेट ओनरशिप है, ठीक है, वो इनके ही हाथ में है। तो अगर जो इतना पैसा फास्ट अगर निकाला जा रहा है तो ऑब्वियसली ये इनका ही निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पे पैसा फंसे नहीं। लीक्ड ईमेल्स शो दैट द सीईओ ऑफ एलारा वर्कड ऑन डील्स विद धर्मेश दोशी, fugitive accountant who worked closely on stock manipulation deals with Ketan Parekh, an infamous Indian market manipulator. The emails indicate that the CEO of Elara worked with Doshi on stock deal after he evaded arrest and was widely known as fugitive. तो ये धर्मेश दोशी नाम का जो एक बंदा है, दलाल है, वो CEO ऑफ एलारा के साथ उसने मिलके केतन पारेख के देखरेख के अंडर, माँ कसम अभी ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। आपको पता है हर्षद मेहता स्कैम, उसके बाद जो दूसरा बंदा आया वो है केतन पारेख। तो केतन पारेख का अंडर ये लोग ने ये सब सीख के ये लोग ने मैनिपुलेशन किया है। और जब से ये सब पता चला है तब से ये फ्यूजिटिव हो गया, मतलब भाग गया है। धर्मेश दोशी भाई साहब भाग गए, ठीक है। अनदर फर्म कॉल्ड मोंटेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंट्रोल्स, ये मैंने पढ़ा है। मोंटेरोसा ये पहला नहीं है क्योंकि ये शायद पहले भी इसके ऊपर बवाल हुआ था। इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंट्रोल्स 5% सपोज्ड इंडिपेंडेंट फंड्स दैट कलेक्टिवली होल्ड ओवर INR 360 बिलियन इन शेयर्स ऑफ लिस्टेड अडानी कंपनीज अकॉर्डिंग टू लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर डेटा एंड इंडियन एक्सचेंज डेटा, ठीक है। ये तो चलो सबको पता है कि मोंटेरोसा इन्वेस्टमेंट होल्डिंग का अडानी का 5 ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है। Monterosa's chairman and CEO served as director in 3 companies alongside a fugitive diamond merchant who allegedly stole $1 billion before fleeing India. Vinod Adani's daughter married the fugitive diamond merchant's son. अब ये देखो ये क्या है, चोर चोर भाई भाई। तो विनोद अडानी जो है उसके बड़े भाई है गौतम के, उसकी जो बेटी है उसने वो डायमंड मर्चेंट जो था जिसने झोल किया था $1 बिलियन का US में, वहाँ से वो भाग गया था इंडिया में, उसके बेटे से शादी की है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि कैसे ये लोग सब मिली भगत है। Once related party entities of Adani invested heavily in one of the Monterosa's funds that allocated to Adani Enterprises and Adani Power, according to corporate records, drawing a clear line between the Adani Group and the suspect offshore funds. Okay, तो anyways, another Cyprus-based entity called New Linea Investment until June-September 2021 owned over $420 million in Adani Green Energy shares, comprising 95% of its portfolio. तो एक देखो पोर्टफोलियो जो भी बनाता है उसका सिंपल सा ये फंडा होता है कि डाइवर्सिफिकेशन करो। अगर किसी ने 95% अपने पोर्टफोलियो का एक ही कंपनी को रखा है तो समझ लेना यहाँ पे झोल झपाटा हो रहा है। तो अडानी ग्रीन शेयर्स में 420 मिलियन डॉलर जो है वो साइप्रस बेस्ड एंटिटी है न्यू लीनिया इन्वेस्टमेंट, उसने लगाया है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ये विनोद अडानी का ही माइंड है। न्यू लियाना इज operated by incorporation services firm Emicorp, which has worked extensively to aid Adani in developing its offshore entity network. Emicorp formed at least 7 Adani promoter entities, at least 17 offshore shells and entities associated with Adani, Vinod Adani, and at least 3 Mauritius-based offshore shareholders of Adani stock. तो ये जो सारे के सारे देखो ये लिंक्ड है
इधर के ही लोग जो है उधर के लोग हैं, तो ये सारे इस कंपनी पे शेयर होल्डर बन जाओ, उस कंपनी पे प्रमोटर बन जाओ, यहाँ पे इधर का पैसा उधर करो, उधर उस कंपनी का पैसा इधर करो, ये सब जोल जपाटा है। तो एमिकॉप played a key role in the 1MDB international fraud scandal that resulted in US 4.5 billion being siphoned from Malaysian taxpayers. Emicop established investment fund for the key perpetrators that were simply a way to wash the client's money through what looked like a mutual fund, according to the book $1 Billion Whale, which reported on the scandal. तो एक बुक आई थी $1 Billion Whale, उसमें भी ये एमिकॉप के बारे में बताया गया था कि मलेशियन टैक्सपेयर का पैसा कैसा इसने डुबाया। एक म्यूचुअल फंड उन्होंने खड़ा किया, उसके अंडर सबका पैसा ले लिया और बाद में ये भाग गए। तो ये चीज़ है और यही एमिकॉप जो है वहाँ पे विनोद अडानी का डायरेक्ट हाथ है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से भी एमिकॉप से भी अडानी के लिस्टेड कंपनीज में पैसा आता है, तो किस तरीके से ये पैसा शेयर्स को ऊपर लेके जाने में काम करता है। डिलीवरी वॉल्यूम इज अ यूनिक डेली डेटा पॉइंट दैट रिपोर्ट्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट फ्लोज। Our analysis found that offshore suspected stock parking entities accounted for up to 30 to 47% of yearly delivery volume in several Adani listed companies. A flagrant irregularity indicated that Adani stocks have likely been subject to wash trading or other forms of manipulative trading via the suspect offshore entities. तो कितना ये लोग पैसा ये लोग लगाते होंगे, तो शेयर को ये लोग ईयरली 30 से 30 से मतलब पकड़ लो 50% ये लोग बढ़ाने का काम ईयरली कर रहे हैं इन ऑफशोर एंटिटीज़ का यूज़ करके। और वो जो टर्म है वो है वॉश ट्रेडिंग। तो आपको इनसाइडर ट्रेडिंग पता है, वैसे ही वॉश ट्रेडिंग नाम का एक झोल झपाटा करने का एक ट्रेडिंग का प्रकार है। Evidence of stock manipulation in Adani listed companies shouldn't come as a surprise. Okay, SEBI has investigated, pronounced and prosecuted more than 70 entities and individuals over the years, including Adani promoters for pumping Adani Enterprises stocks. तो अडानी एंटरप्राइजेस स्टॉक्स को पंप कर करके 150 वाला स्टॉक 4600 पे जब लेके जा रहे थे, तो सेबी को सब पता होता है। सेबी सिर्फ सरकार के इशारे पे काम करती है, वो है तो कहने के लिए रेगुलेटर है और इंडिपेंडेंट है, उसके हाथ में सारे पावर्स है। बट सिंपल सी बात है, इंडिया है, यहाँ पे रैम्पंट करप्शन है, तो सेबी का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ये एक आम इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए। आगे 2007 SEBI ruling stated that the charges leveled against promoters of Adani that they aided and abetted Ketan Parekh entities in manipulating the script of Adani stand proved. Ketan Parekh is perhaps India's most notorious stock market and manipulator. Adani Group entities originally received bans for their roles, but those were later reduced to fines, a show of government leniency towards a group that has become a decade-long pattern. अब देखो सेबी का रोल देखो इसमें कितना ड्यूबियस है। सेबी ने क्या किया कि चलो अडानी के लोग यहाँ पे प्रमोटर्स भी इन्वॉल्व है स्टॉक को पंपिंग करने के लिए, लेकिन जो पूरा जो खापर फोड़ना बोलते हैं या स्केप गोड बनाना बोलते हैं, वो किसको बनाया? केतन पारेख अकेले को बनाया। बाकी लोगों को बोला कि आप फाइन भरो, फाइन ले लिया, चलो खत्म, बात खत्म, सब निपटाओ, तुम तुम्हारा काम चालू रखो। इस तरीके से सेबी का काम यहाँ पे ड्यूबियस है। Per the 2007 investigation, 14 Adani private entities transferred shares to entities controlled by Parekh, who then engaged in blatant market manipulation. Adani Group responded to SEBI by arguing that it had dealt with Ketan Parekh to finance the start of its operation at Mundra Port. Seemingly suggested that share sales via stock manipulation somehow constitutes a legitimate form of financing. तो ये पुरानी केस है, 2007 की केस है। अडानी इसको रफा दफा किया। उन्होंने बोला कि केतन पारेख को हम लोग ने जो मुंद्रा का पोर्ट है उसका ऑपरेशंस के लिए हम लोग ने फाइनेंस किया था। देखो केतन पारेख का पोर्ट बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, सिंपल सा बात है। ये जो है ये क्या है आपको समझ सकते हो। शेयर्स को बढ़ाने का काम केतन पारेख करता है, जो उसने खूब बहुत अच्छी तरीके से किया था। As part of our investigation, we interviewed an individual who was banned from trading on Indian markets for stock manipulation via Mauritius-based funds.
He told us that he knew Ketan Parekh personally and that little has changed, explaining all the previous clients are still loyal to Ketan and are still working with Ketan. तो उनका ये कहना है, जिसको पकड़ा गया था उसने ये बोला था कि देखो तुमको लगता है कि केतन पारेख ख़त्म हुआ, लेकिन जो केतन पारेख के साथ जो लोग काम कर रहे थे वो आज भी काम कर रहे हैं एंड वो लोग अभी भी स्टॉक्स को पंप कर रहे हैं. तो ये जो हर्षद मेहता कांड है, केतन मेहता कांड है, उसके बाद ये हम इजीली कह सकते हैं कि ये जो अडानी का स्टॉक मार्केट का स्कैम है उसमें विनोद अडानी ये मेन प्लेयर है और केतन पारेख उसका प्यादा है. In addition to using offshore capital to park stock, we found numerous examples of offshore shells sending money through offshore private Adani companies onto listed public Adani companies. तो वहाँ से इसको पैसा दो, लिस्टेड कंपनीज में पैसा लगाओ, शेयर ऊपर लेके जाओ, फिर पैसा साइफन करो, फिर उस कंपनी में डालो, फिर जब ज़रूरत पड़े फिर से लगाओ. ऐसे करके उन्होंने शेयर्स को इन्फ्लेट किया. The funds then seems to be used to engineer Adani's accounting, whether by bolstering its reported profit or cash flows, cushioning its capital balances in order to make listed entities appear more creditworthy, or simply moved back out to other parts of the Adani empire where capital is needed. अब देखो, गौतम अडानी जब आपकी अदालत में जाके इतना छाती ठोक के जब बोलता है कि हमको क्रेडिट इसलिए मिलता है कि हम लोग क्रेडिट वर्दी है, हमने कोई भी गलत चीज़ की नहीं है, हमारा अगर क्रेडिट वर्दीनेस नहीं होता तो हमको इतना डेट बैंक देती ही नहीं. तो हमारा आप रेटिंग देखो, ए है, ए प्लस है, ऐसा सब अच्छा रेटिंग है. एक ही कंपनी में ऑब्वियसली मैंने देखा था उस दिन BB माइनस है. तो ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट रेटिंग स्ट्रांग है, इसलिए हमको पैसा मिल रहा है. उसके पीछे का ये जो रीज़न है वो ये है, उनका क्रेडिट रेटिंग सुधारने का काम कौन कर रहा है. तो ये जो ड्यूबियस कंपनीज है वहाँ से पैसा आता है, वो लोग उनका जो फाइनेंशियल्स है उसको सुधारते हैं उसी पैसे से, और फिर वो लोग क्रेडिट वर्दी बन जाते हैं. तो दो चीज़ों में पैसा यूज़ होता है, एक तो कंपनीज का अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए और दूसरा डायरेक्टली स्टॉक को मैनेज करने के लिए. ये अब तक हमको क्लियर हुआ है. आगे बढ़ते हैं. We also identified numerous undisclosed related party transactions by both listed and private companies, seemingly an open and repeated violation of Indian disclosure laws. तो बहुत सारा कंपनीज होती है, जो रिसर्च कंपनी होती है, जो इन्वेस्टमेंट फर्म होती है, उनको डिस्क्लोजर टाइम टू टाइम देना पड़ता है. लेकिन बहुत सारी कंपनी जो अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट कर रही है वो लोग या तो लेट डिस्क्लोज कर रहे हैं या तो डिस्क्लोज ही नहीं कर रहे, वायलेशन कर रहे हैं. फिर से यहाँ पे सेबी पे सवाल उठता है. इन वन इंस्टेंस अ विनोद अडानी कंट्रोल्ड मॉरिशस एंटिटी विद नो साइंस ऑफ सब्सटेंशियल ऑपरेशन लेंट INR किया है यार. ओके, एक मिनट, थोड़ा भाग गया ये. INR 11.71 billion to a private Adani entity which did not disclose it as being a related party loan. The private entity subsequently lent funds to listed entities, including INR 9.84 billion to Adani Enterprises. मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, वहाँ की कंपनी है मॉरिशस की, उसने इंडिया में एक दूसरा लिस्टेड कंपनी है जो अडानी वालों ने ही किया है, लेकिन वो अडानी ग्रुप का पार्ट नहीं है, उसको पैसा भेजा. बाद में फिर वो जो कंपनी है वो अडानी एंटरप्राइजेस को उसने पैसा भेजा. तो मतलब ये लोग ऐसा खाने का काम कर रहे हैं, बट खा तो यही रहे. ठीक है. उसके बाद another Vinod Adani controlled Mauritius entity called Emerging Market Investment DMCC list no employee on LinkedIn. भाई साहब, ये तो तुम मैनिपुलेट करना भूल गए. तुमने कंपनी तो दिखा दी लेकिन लिंक्डइन पे कोई उसके एम्प्लॉयज़ ही नहीं है. हैज़ नो सब्सटेंशियल ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं है. हैज़ अनाउंस्ड नो क्लाइंट भी नहीं है. और डील्स एंड बेस्ड इन UAE का कोई अपार्टमेंट में आपने उसको रजिस्टर किया है, और वो कंपनी अडानी पावर को $1 बिलियन देती है. तो यार ये कितने बड़े ये कमीने लोग हैं, आप समझ सकते हो. दिस ऑफशोर शेल नेटवर्क्स also seems to be used for earning manipulation.
For example, we detail a series of transactions where assets were transferred from a subsidiary of listed Adani Enterprises to a private Singaporean entity controlled by Vinod Adani without disclosure of the related party nature of these deals. Once on the books of the private entity, the assets were almost immediately impaired, likely helping the public entity avoid material write-down and negative impact to net income. Adani Group's obvious accounting irregularities and sketchy dealings seem to be enabled by virtually non-existent financial controls. Listed Adani companies have been sustained turnover in the chief financial officer role. For example, Adani Enterprises has had 5 chief financial officers over the course of 8 years, a key red flag indicating potential accounting issues. अब देखो, जो सीए होता है ना, सबसे पहला उसको धरा जाता है. तो अगर 8 साल में 5 अगर आपके सीए बदल जाते हैं या फाइनेंशियल जो भी अकाउंटिंग ऑफिसर्स है वो बदल जाते हैं, तो वो रेड फ्लैग कहलाता है. वहाँ पे कुछ क्योंकि ऑडिटर है वो वो इंसान है, उसको पता है कि सारा ठिकरा उस पर फोड़ा जाएगा, तो वो 1-2 साल से ज़्यादा वो रिस्क नहीं उठाता मैनिपुलेशन का. तो अडानी में भी यही हो रहा है. The independent auditor for Adani Enterprises and Adani Total Gas is a tiny firm called Shah Dhandaria. Shah Dhandaria seems to have no current website. Historical archives of its website show that it had only 4 partners and 11 employees. Records showed is 32,000 is a monthly office rent. The only other listed entity we found that it audits has a market capitalization of $640 million. Okay, तो इतना करोड़ों का कंपनी का सीए अगर इतना छोटा सीए है जिसका सिर्फ 11 एम्प्लॉयज़ है, तो समझ लो कुछ झोल है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़े कंपनीज को हैंडल करने के लिए बहुत बड़ी सीए फर्म की भी ज़रूरत होती है. शाह दंडरिया हार्डली सीम्स कैपेबल ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑडिट वर्क. तो उसका ये क्रेडिबिलिटी भी नहीं है कि वो इतना कॉम्प्लेक्स ऑडिट वर्क कर सके. अडानी एंटरप्राइजेस अलोन हैज़ 156 subsidiaries and many more joint ventures and affiliates. For example, further Adani's 7 listed entities collectively have 578 subsidiaries and also engaged in a total 6025 separate related party transactions in fiscal year 2022 alone per BSE disclosure. तो वो लोग ने डिस्क्लोजर जो दिए हैं उसमें दिया है कि 578 ये बाकी के 7 सब्सिडीज़ का और अडानी एंटरप्राइजेस का 156 सब्सिडीरीज. माँ कसम, कितना होता है ये तो मेरे ख्याल से 700 का भी ऊपर चला गया. इतने सारे सब्सिडीरीज का जो सीए है ऑडिट जो संभालता है उसका क्रेडेंशियल क्या है कि वो 32,000 का रेंट भरता है और उसके पास 4 ही पार्टनर है और 11 एम्प्लॉयज़ लेके वो इतना सब्सिडीरीज का अकाउंटिंग करता है. समझ लो क्या है ये. The audit partners at Shah Dhandaria were respectively signed off on Adani Enterprises and Adani Total Gas annual audits were as young as 24-23 years when they began approving the audits. तो 23-24 साल के थे तब से वो लोग अडानी का काम संभाल रहे. They were essentially fresh out of the school, hardly in a position to scrutinize and hold to account the financials of some of the largest companies of the country run by most powerful individuals. Gautam Adani has claimed in an interview to have a very open mind towards criticism. Every criticism gives me an opportunity to. अब ये लोग ने यहाँ पे क्या किया है कि ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि भाई गौतम अडानी तो बोल रहा है कि आप क्रिटिसाइज़ करो, जो भी पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होगा हम लोग उसको विलिंगली एक्सेप्ट करेंगे. तो ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा पैसिफाई कर रहे हैं एंड में. We believe that Adani Group has been able to operate a large flagrant fraud in a broad daylight in a large part because of investors, journalists, citizens and even politicians have been afraid to speak out. ओहो, ये बड़ा पॉइंट उसने बोला है. अडानी से सब हर कोई डरता है क्योंकि मोदी का आदमी है, इसलिए जो सिटीजन्स है, जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टर्स है, कोई भी या तो यूट्यूबर्स भी कहिए, वो लोग अडानी के खिलाफ बात नहीं करते. ट्विटर पे भी अडानी के का नाम डायरेक्टली कोई नहीं लेता. उसका फ़ायदा यहाँ पे डे लाइट में उठाया जा रहा है और इतना बड़ा स्कैम किया जा रहा है. वी हैव इंक्लूडेड 88 क्वेश्चंस इन द कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट. गौतम अडानी ट्रूली embraces transparency as he claims it should be easy questions to answer. ओके, तो वो यहाँ पे 88 क्वेश्चंस उन्होंने इस रिपोर्ट के साथ जोड़े हैं और अडानी को चैलेंज किया है कि भाई अगर आप ट्रांसपेरेंट हो तो आप
इससे निपटो, इसके क्वेश्चंस दो, वरना जो हमारी रिपोर्ट है वो समझ लो क्या है। ओके ठीक है। तो अडानी, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अडानी ग्रीन का जो एक्चुअल वैल्यूएशन होना चाहिए था वो 88% नीचे रहना चाहिए था। अडानी पावर का जो इम्प्लाइड डाउन साइड है यहाँ पे दिया है कि 70% तक रहना चाहिए था। अडानी टोटल का जो है वो अराउंड 99% होना चाहिए था। अरे यार, ये तो ये बता रहा है कि ये इसका वैल्यूएशन ही सब गलत है। 90% 99% तक कंपनीज इन्फ्लेट की गई है। तो ये सारा का सारा अडानी का कोई ज़्यादा बड़ा बिजनेस है ही नहीं। ये सारा का सारा सिर्फ और सिर्फ मनी रोलिंग है। बहुत सारी कंपनीज बनाई गई है, बहुत इंडिया में बनाई गई है, बहुत सारी बाहर बनाई गई है, बहुत सारे डायरेक्ट अडानी के कंट्रोल में है, गौतम अडानी के, बहुत सारे विनोद अडानी के नाम पे है, बहुत सारे उनके चाचा फुआ भतीजा सन इन लॉ साला, ऐसे वैसे सारे सब रिलेशन के नाम पे अलग अलग कंपनीज है। तो ये बहुत बड़ा अडानी फैमिली स्कैम है। तो ये अडानी फैमिली स्कैम हम लोग इसको बुला सकते हैं। तो दोस्तों, ये अडानी का जो ऊपर का जो रिपोर्ट्स है ये काफ़ी दर्दनाक इसलिए है क्योंकि बहुत लोगों ने अडानी ग्रुप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। ये दर्दनाक इसलिए है कि बहुत लोगों ने सेलिब्रेट किया था जब अडानी सेकेंड या थर्ड रिचेस्ट बना था, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चंस उठाए जाते हैं तो यहाँ पे भारत के जो रेगुलेटर्स है उन पे सवाल उठता है, भारत का गवर्नमेंट है उन पे सवाल उठता है कि इतना बड़ा जो फाइनेंशियल स्कैम जिसको हम लोग कहेंगे वो यहाँ पे कैसे चल रहा है और ब्रॉड डे लाइट में कैसे चल रहा है। कैसे जब हम लोग बात करते हैं जेफ बेजोस की, जब हम लोग बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की, अब समझ लो कि अडानी का जो रियलिटी है वो कहीं से भी उनके आसपास पे भी नहीं पहुंचता। तो ये जो इंडिया की जो बिज़नेस कम्युनिटी है, एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है, उसके लिए भी बहुत शर्मनाक चीज़ है। तो यही बैड नोट पे मैं आज का ये वीडियो ख़त्म करूँगा। सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो समझदार जो स्टॉक होल्डर्स है, जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने पहले ही एग्ज़िट कर दिया होगा। जब मैंने जनवरी के फर्स्ट वीक में बोला था कि भाई 2022 में जो मिलना था मिल गया, खुश हो जाओ, एग्ज़िट मार दो। जिन्होंने मारा है वो ठीक है, जिन्होंने नहीं मारा है अब वो लंबे समय के लिए यहाँ पे अटक गए हैं। तो हो सकता है कि अगर ये केस में अगर कुछ अपडेट्स मिलते रहे तो आगे चल के ये स्टॉक फिर से ऊपर आ जाएंगे। लेकिन फंडामेंटली इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ये हर किसी को पता चला है। तो जो सट्टा खेलना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ ये स्टॉक बचे हैं। तो ये सट्टे वाले स्टॉक बचे हैं, जिनको सट्टा खेलना है खेलो और पैसे कमाओ या पैसे डुबाओ। लेकिन जो बहुत हार्ड अर्न मनी कमा के सैलरीड लोग हैं, जो लोग बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं, जो फंडामेंटल एनालिसिस ठीक से करके इन्वेस्ट करते हैं, उनको अडानी ग्रुप के सारे स्टॉक से दूर रहना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।